हेलो स्टूडेंट्स, आज के हम इस वीडियो लेक्चर में आपके मार्केटिंग मैनेजमेंट का पार्ट 2 डिस्कस करने वाले हैं। पार्ट 1 हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। इस पीपीटी का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। इसमें सिलेबस और पास्ट ईयर का जो पेपर है वो भी मैंने ऐड कर दिया है। आप चाहें तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में से जाके इसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फिर। अब देखते हैं कि ऑब्जेक्टिव क्या हो सकते हैं प्राइसिंग डिसीजन के। सबसे फर्स्ट है इसमें अचीविंग अ टारगेट रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। जो आपने इन्वेस्टमेंट करी है अपने प्रोडक्ट पे, उसकी प्राइसिंग के थ्रू आपको एक अच्छा रिटर्न मिल सके। नेक्स्ट, प्राइस स्टेबिलिटी। आपके प्रोडक्ट का प्राइस ये ज़्यादा फ्लक्चुएट ना करे, वो स्टेबल रहे। नेक्स्ट, अचीविंग मार्केट शेयर। मार्केट में एक अच्छा शेयर आपका प्रोडक्ट कवर कर सके अपनी प्राइस के थ्रू। प्रिवेंशन ऑफ कंपटीशन। कंपटीशन फेस करने के लिए भी हमें एक अच्छा प्राइस मेंटेन करना पड़ता है। एंड लास्ट है हमारा इंक्रीज्ड प्रॉफिट। अगर हमारा प्राइसिंग डिसीजन सही रहेगा तो हमारे प्रॉफिट मिलने के चांसेस बहुत ज़्यादा ही बढ़ जाएंगे। एंड सबसे इम्पॉर्टेंट है इसमें आपके प्राइसिंग डिसाइड करने से पहले प्रोडक्ट की आपका टारगेट क्या है, आपकी प्राइसिंग का, कि आपको इतना प्राइस तो चाहिए, आपको ये डिसाइड करना पड़ता है। अब नेक्स्ट हम देख लेते हैं कि हमारे प्राइसिंग मेथड क्या हो सकते हैं। इनको दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट है हमारा कॉस्ट ओरिएंटेड प्राइसिंग। कॉस्ट ओरिएंटेड प्राइसिंग में सबसे फर्स्ट आता है हमारा कॉस्ट प्लस प्राइसिंग। इसमें जो हमारी प्रोडक्ट की इनिशियल कॉस्ट रहती है, जो हमने इनकर करी है प्रोडक्ट डेवलपमेंट में, उस कॉस्ट में एक हम पर्टिकुलर प्रॉफिट फिक्स करके और उसमें ऐड करके अपने प्रोडक्ट की प्राइस डिसाइड करते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आपका प्रोडक्ट बनने में 10 रुपये लगे हैं तो 10 रुपये के साथ आप 5 रुपये एज अ प्रॉफिट और ऐड करके अपने प्रोडक्ट की प्राइस को 15 रुपये सेट कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा मार्कअप प्राइसिंग। मार्कअप प्राइसिंग में भी यही रहता है कि अगर आपका प्रोडक्ट आपने 10 रुपये में रेडी करा है तो आप उसको 5% करके या फिर 10% उसमें प्राइसिंग ऐड करके अपना प्रॉफिट मार्जिन ऐड करके अपने कस्टमर को सेल कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा मार्केट ओरिएंटेड प्राइसिंग। मार्केट ओरिएंटेड प्राइसिंग में हम मार्केट में जो फैक्टर्स रहते हैं उनको कंसीडर करके प्रोडक्ट की प्राइस सेट करते हैं। इसमें सबसे फर्स्ट है हमारा परसीव्ड वैल्यू प्राइसिंग। इसमें हम ये परसीव करते हैं कि हमारे कंज्यूमर का क्या परसेप्शन है, वो किस वैल्यू पे या फिर किस प्राइस पे रेडी होगा हमारे प्रोडक्ट को परचेज करने के लिए। वैल्यू प्राइसिंग में भी यही रहता है कि जो कस्टमर जिस वैल्यू पे राज़ी होगा ख़रीदने के लिए, हमें उसी वैल्यू पे प्रोडक्ट को प्रोवाइड कराना रहेगा। नेक्स्ट, गोइंग रेट प्राइसिंग। गोइंग रेट प्राइसिंग में जो मार्केट प्राइस है वही प्राइस हम सेट करेंगे हमारे प्रोडक्ट के लिए। फॉर एग्जांपल, जो हमारे कॉम्पिटिटर हमारे टाइप का प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं मार्केट में, तो हमें भी हमारी प्राइस उसी रेंज के पास में रखनी पड़ेगी। नेक्स्ट, ऑक्शन टाइप प्राइसिंग। ऑक्शन में क्या रहता है, नॉर्मली प्राइस बिड किए जाते हैं जिसमें एक सेलर रहता है और बहुत सारे बायर रहते हैं। जो बायर लास्ट प्राइस सेट करता है, जिसमें सेलर भी एग्री हो जाता है और दूसरे सेलर भी अगर नेगोशिएट नहीं करते हैं, वो प्राइस पे एग्री हो जाते हैं, तो वही अल्टीमेट प्राइस रख दी जाती है वो प्रोडक्ट की। ये नॉर्मली बहुत ही बड़े बिजनेस हाउसेस में किया जा सकता है, जैसे कि कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री हो गई है, या फिर कोई लीज या फिर हायर परचेज जैसी कोई एक्टिविटी होती है एक्सेट्रा। उसमें ये प्राइसिंग मेथड बहुत ज़्यादा ही यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है प्रोडक्ट मिक्स। तो प्रोडक्ट मिक्स क्या होता है, द टोटल कंपोजिट ऑफ प्रोडक्ट ऑफर्ड बाय पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन। आपका ऑर्गेनाइजेशन जितने भी तरीके के, जितने भी टाइप्स के प्रोडक्ट अपने कस्टमर को ऑफ़र कर रहा है। अब ये प्रोडक्ट कोई कॉस्मेटिक प्रोडक्ट भी हो सकते हैं, कोई एडिबल प्रोडक्ट भी हो सकते हैं, कोई भी पर्सनल प्रोडक्ट भी हो सकते हैं जो आपका फर्म मैन्युफैक्चर करके अपने कस्टमर को ऑफ़र कर रहा है। ये सभी कंपोजिट वे में प्रोडक्ट मिक्स कहलाते हैं। अब इसमें देखते हैं सबसे फर्स्ट, प्रोडक्ट लाइन इज़ अ ग्रुप ऑफ प्रोडक्ट विद इन द प्रोडक्ट मिक्स दैट आर क्लोजली रिलेटेड आइदर बिकॉज दे फंक्शन इन अ सिमिलर मैनर। ये सिमिलर ही रिलेटेड प्रोडक्ट रहते हैं जो कुछ सिमिलर फंक्शन परफॉर्म करते हैं। इसको हम आगे एग्जाम्पल के थ्रू भी समझेंगे। नेक्स्ट है हमारा प्रोडक्ट विथ। इट रेफर टू द नंबर ऑफ डिफरेंट प्रोडक्ट लाइन ऑफ द कंपनी कैरीज। प्रोडक्ट विद में डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोडक्ट आ जाते हैं जो कंपनी ऑफर कर रही है। प्रोडक्ट लेंथ में क्या आते हैं, टोटल नंबर ऑफ आइटम द कंपनी कैरीज विद इन इट प्रोडक्ट लाइन। प्रोडक्ट डेप्थ रेफर टू द नंबर ऑफ वर्जन ऑफर्ड ऑफ ईच प्रोडक्ट इन द लाइन। मतलब कि आपके प्रोडक्ट कितने वर्जन में है। अगर कोई स्मार्टफोन है तो स्मार्टफोन कितने वर्जन में अवेलेबल है।
अगर कोई एडिबल प्रोडक्ट है तो उसके कितने फ्लेवर हो सकते हैं एक्सेट्रा। प्रोडक्ट कंसिस्टेंसी रेफर टू हाउ क्लोजली रिलेटेड द वेरियस प्रोडक्ट लाइन आर इन एंड यूज प्रोडक्शन रिक्वायरमेंट डिस्ट्रीब्यूशन चैनल और सम अदर वे। मतलब कि आपके डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोडक्ट हैं वो कितने डिफरेंट डिस्ट्रीब्यूशन या फिर सिमिलर डिस्ट्रीब्यूशन चैनल का यूज़ करते हैं, उनकी रिक्वायरमेंट डिफरेंट है या फिर सेम है एक्सेट्रा। अब देखते हैं हम इनको एक एग्जांपल के थ्रू। देखिए प्रोडक्ट लाइन देखा जाए तो क्या होता है, प्रोडक्ट लाइन में हमारा फर्स्ट है पर्सनल केयर सेगमेंट एंड नेक्स्ट है फूड एंड ड्रिंक। फर्स्ट लाइन है हमारा पर्सनल केयर वाला सेगमेंट एंड सेकंड प्रोडक्ट लाइन है हमारी फूड एंड ड्रिंक। ये दो अलग अलग चीज़ें हो जाती हैं। इन दोनों को अगर कंबाइन किया जाए तो हमारे प्रोडक्ट मिक्स की जो विड्थ है वो पता चल जाती है इन दोनों को कंबाइन करके। और अगर इनको डिवाइड कर दिया जाए जैसे कि पर्सनल केयर को अलग और फूड एंड ड्रिंक को अलग, तो हमारी प्रोडक्ट लाइन बन जाती है। नेक्स्ट देखा जाए तो प्रोडक्ट लाइन की लेंथ कितनी है। अब देख सकते हैं पर्सनल केयर में सोप भी आ जाता है, शैम्पू भी आ जाता है, क्रीम भी आ जाता है, टूथपेस्ट भी आ जाता है। तो इसकी लेंथ देखा जाए तो बड़ी है। फूड एंड ड्रिंक से देखा जाए तो आइस क्रीम एंड टी, इसकी प्रोडक्ट लाइन की लेंथ है ये कम है अगर कंपैरिजन में देखा जाए पर्सनल केयर आइटम्स के। अब प्रोडक्ट मिक्स डेप्थ, अगर सोप है तो सोप में कितने वेरिएंट हैं, उसके कितने अलग अलग तरीके के फ्लेवर्स हैं, जैसे कि लक्स हो गया, डव हो गया, लाइफ बॉय हो गया। और इसमें फूड एंड ड्रिंक में देखा जाए तो टी में आप कितनी वेराइटीज़ या फिर कितने वेरिएंट ऑफर कर रहे हैं, वो ग्रीन टी है, नॉर्मल टी है एक्सेट्रा। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है ब्रांडिंग। ब्रांडिंग क्या होता है, ब्रांड इज़ एनी नेम, डिज़ाइन, स्टाइल, वर्ड और सिंबल। कोई नाम भी हो सकता है, डिज़ाइन भी हो सकता है, कोई वर्ड या फिर अल्फ़ाबेट भी हो सकता है जो आपके प्रोडक्ट को दूसरे प्रोडक्ट से डिफरेंट करे या फिर उसकी एक डिस्टिंक्ट आइडेंटिटी इस्टेब्लिश करे आपके कस्टमर के माइंड में। ब्रांडिंग का मेन पर्पस यही रहता है कि आपका कस्टमर जो है वो एबल हो सके दूसरे प्रोडक्ट और आपके प्रोडक्ट के बीच में जो डिफरेंस है उसको आइडेंटिफाई कर सके, आपके प्रोडक्ट की एक अलग इमेज इस्टेब्लिश की जा सके मार्केट में का प्रोडक्ट, ताकि ईजिली आइडेंटिफिएबल रहे। In consumer market, can link item within the product line can help in the development of a new product. ब्रांड क्या रहते हैं, प्रोडक्ट के न्यू, अगर आपका कोई न्यू प्रोडक्ट आपको डेवलप करना है, अगर आपका ब्रांड एक वेल इस्टेब्लिश नाम है मार्केट में, तो नए प्रोडक्ट के लिए भी आपको ज़्यादा एडवर्टाइजमेंट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि आपकी एक ऑलरेडी प्रेजेंस है मार्केट में। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है डिस्ट्रीब्यूशन चैनल। अ चैनल ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन रिप्रेजेंट थ्री टाइप ऑफ फ्लो। गुड फ्लो फ्रॉम प्रोड्यूसर टू कंज्यूमर। डिस्ट्रीब्यूशन चैनल वो मीडिएटर या फिर वो लिंक रहते हैं जो मैन्युफैक्चरर से कस्टमर तक गुड पहुंचाने में हेल्प करते हैं। गुड फ्लो फ्रॉम प्रोड्यूसर टू कस्टमर मतलब कि जो आपका प्रोड्यूसर है वही कस्टमर को डायरेक्ट गुड दे रहा है। कैश फ्लो फ्रॉम कंज्यूमर टू प्रोड्यूसर एज पेमेंट ऑफ गुड। अब कंज्यूमर तक गुड तो पहुंच गए हैं, अब कंज्यूमर बदले में जो कैश देता है वो वापस प्रोड्यूसर तक कैसे आ रहा है। मार्केटिंग इन्फॉर्मेशन फ्लोज इन बोथ डायरेक्शन, मतलब कि प्रोड्यूसर से कंज्यूमर तक क्या इन्फॉर्मेशन जा रही है और कंज्यूमर से प्रोड्यूसर तक क्या इन्फॉर्मेशन आ रही है प्रोडक्ट के रिव्यू या फिर फीडबैक के फॉर्म में। अब देख लेते हैं डिस्ट्रीब्यूशन चैनल कितने टाइप के होते हैं। फर्स्ट है इसमें प्रोड्यूसर टू कंज्यूमर, मतलब कि मैन्युफैक्चरर से डायरेक्ट कंज्यूमर तक के, ये सबसे ज़्यादा शॉर्टेस्ट और सिंपलेस्ट फॉर्म है डिस्ट्रीब्यूशन चैनल का, इसमें कोई मिडिल मैन इन्वॉल्व नहीं रहता है। नेक्स्ट है हमारा प्रोड्यूसर, रिटेलर एंड कंज्यूमर। इसमें क्या होता है कि जो बड़े बड़े रिटेलर रहते हैं वो डायरेक्ट मैन्युफैक्चरर से गुड परचेज करके कंज्यूमर को सेल कर देते हैं अपने रिटेल आउटलेट के थ्रू। थर्ड है हमारा प्रोड्यूसर, होलसेलर, रिटेलर एंड कंज्यूमर। ये ट्रेडिशनल चैनल माना जाता है डिस्ट्रीब्यूशन का, क्यों, क्योंकि इसमें एक चेन चल रही है। आप देख सकते हैं प्रोड्यूसर से होलसेलर के पास आता है, होलसेलर बल्क में गुड परचेज कर लेता है, फिर वही रिटेलर को ऑर्डर, रिटेलर उसी के थ्रू ऑर्डर परचेज करवाता है एंड लास्ट में रिटेलर कंज्यूमर को अपना प्रोडक्ट सेल कर देता है। देन लास्ट है इसका प्रोड्यूसर, एजेंट, होलसेलर, रिटेलर एंड कंज्यूमर। इसमें क्या रहता है कि जो रिटेलर, स्मॉल रिटेलर रहते हैं या फिर बहुत ही रिमोटेस्ट एरिया जो इजीली हम कवर नहीं किए जा सकते हैं, वहाँ जो रिटेल शॉप रहती हैं उनके लिए बीच में एजेंट और होलसेलर की लिंक की जाती है, प्रोवाइड कराई जाती है। ये बहुत ही लेंदी प्रोसेस रहती है क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा ही इंटरमीडियरीज या फिर मिडलमैन इन्वॉल्व रहते हैं।
नेक्स्ट है हमारा इंटरनेट मार्केटिंग। इंटरनेट मार्केटिंग क्या होता है? इंटरनेट मार्केटिंग कुछ भी नहीं, एक सिंपल मार्केटिंग है जिसे आप इंटरनेट का यूज़ करके करते हैं। अब इंटरनेट में बहुत सारी चीज़ें इंक्लूड हो जाती हैं, जैसे कि ऑनलाइन मार्केटिंग आ गया, डिजिटल मार्केटिंग आ गया, वेबसाइट मार्केटिंग आ गया, जिसमें किसी भी कोई ऐसी चीज़ जिसको आप इंटरनेट के थ्रू यूज़ करके अपना प्रोडक्ट को प्रमोट कर रहे हैं, अपने प्रोडक्ट की प्रेजेंस फील करवा सकते हैं आप। एक बहुत ही वाइड प्लेटफॉर्म हमें ऑफ़र करता है इंटरनेट के थ्रू। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हैं जो हमें ये चीज़ ऑफ़र करती हैं, जिनके थ्रू हम अपना प्रोडक्ट कंज्यूमर तक पहुंचा सकते हैं। देखते हैं इंटरनेट मार्केटिंग के क्या फ़ीचर रह सकते हैं। सबसे फर्स्ट है इसमें इंटरनेट मार्केटिंग अलाउ ग्लोबल मार्केटिंग फैसिलिटी। आप अपने किसी एक प्लेस पे अपने घर से बैठ के पूरे इंटरनेशनली कंज्यूमर बेस को सर्व कर सकते हैं। नेक्स्ट, इट इज़ लेस एक्सपेंसिव। अगर ट्रेडिशनल मार्केटिंग के कंपैरिजन में देखा जाए तो कोई पर्टिकुलर प्लेस की आपको ज़रूरत नहीं पड़ती है इसमें, क्योंकि इंटरनेट ऑलमोस्ट सभी के पास अवेलेबल रहता है। तो इसीलिए एक चीप सोर्स प्रोवाइड करता है अपने कस्टमर से इंटरेक्ट करने का, उनको प्रोडक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करने का। इट मेक मार्केटिंग ईजियर। मार्केटिंग को ईजी कर देता है ये प्रोसेस, लेंथी प्रोसेस जो रहती है उसको शॉर्ट कर देता है। सेल योर प्रोडक्ट एंड सर्विसेज एंड इनकैश योर बिल फ्रॉम एनीवेयर। कहीं से भी आप अपना प्रोडक्ट को सेल कर सकते हैं और आपको पेमेंट भी मिल जाएगा आपके ऑनलाइन फॉर्म में। इनक्रीज द चॉइस ऑफ प्रोडक्ट सर्विस एंड सेलर। कस्टमर को मतलब बहुत सारी वेराइटीज़ प्रोवाइड करता है। घर बैठे बैठे ही उनको बहुत सारी चीज़ों का नॉलेज हो जाता है, उनको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। वास्ट अवेलेबिलिटी ऑफ इन्फॉर्मेशन। बहुत सारे कंज्यूमर के आपको फीडबैक मिलते हैं, जिससे आपको पता चलता है कि आपके कंज्यूमर के क्या ओपिनियन है, उनको क्या चाहिए आपके प्रोडक्ट में, एक्सेट्रा। नेक्स्ट आपका टॉपिक है कंज्यूमरिज्म। कंज्यूमरिज्म क्या होता है? इट इज़ एन इकोनॉमिक आइडिया दैट मोर बाइंग एंड स्पेंडिंग बाय पीपल इज़ गुड फॉर इकोनॉमिक ग्रोथ एंड हैप्पीनेस। कोई कंट्री के लोग जितना ज़्यादा स्पेंड करेंगे अपनी इनकम को, जितनी ज़्यादा चीज़ें या फिर सर्विसेज परचेज करेंगे, ये उस पर्टिकुलर कंट्री की इकोनॉमी के लिए उतना ही अच्छा रहेगा, क्योंकि इसमें कंज्यूमर अपने कैश को सेव करके नहीं रख रहा है, इसमें कैश का ट्रांसफ़र हो रहा है, कंज्यूमर का कैश पर्टिकुलर जगह पर नहीं है। तो इससे इकोनॉमिक ग्रोथ, इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी बहुत ही अच्छी तरीके से हो पाती है हमारी कंट्री की। कुछ इकोनॉमिस्ट हैं जो इसको अच्छा मानते हैं और कुछ इकोनॉमिस्ट हैं जो इसके नेगेटिव एस्पेक्ट पर भी लाइट जोर देते हैं। अब देखिए इसमें पॉजिटिव एस्पेक्ट तो ये हो गई कि ये डिमांड इंक्रीज़ करता है, जिससे प्रोडक्शन भी इंक्रीज़ होता है और हमारी इकोनॉमी सस्टेनेबल रहती है। और दूसरे जो हैं इकोनॉमिस्ट, वो ये देखते हैं कि कंज्यूमरिज्म है जो सोसाइटी को बहुत ही बड़े लेवल पे नुकसान पहुंचाता है, कि जितना ज़्यादा कंजप्शन होगा उतना ही ज़्यादा डिग्रेडेशन होगा एनवायरनमेंट का, उतना ही ज़्यादा ग्रीन हाउस गैस एमिशन रहेगा, उतना ही ज़्यादा वेस्ट भी जनरेट होगा, एंड उतना ही फिर प्रोडक्शन भी रहेगा तो उससे पॉल्यूशन भी उतना ही ज़्यादा जनरेट होगा। तो इसके पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों ही इम्पैक्ट हो सकते हैं किसी भी नेशन पे देखा जाए तो। नेक्स्ट है हमारा कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 में ड्राफ्ट किया गया था। ये एक्ट को बनाने का ऑब्जेक्ट या फिर पर्पस कहा जाए तो यही था कि जो कंज्यूमर है उनको सेलर की एक्सप्लॉयटेशन से बचाया जा सके, उनके राइट जो हैं उनको दिए जा सके, उनका प्रोटेक्शन किया जा सके हार्मफुल प्रोडक्ट से या फिर हार्मफुल सेलिंग प्रैक्टिसेस से। इसीलिए कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट को इनेक्ट किया गया था। कंज्यूमर को अगर कुछ ग्रीवियंस है या फिर कुछ डिस्प्यूट है कंज्यूमर के, तो उनको भी सेटलमेंट करने के लिए एक अथॉरिटी का इस्टेब्लिशमेंट किया गया था, जिससे कि उनके डिस्प्यूट को एड्रेस किया जा सके, उनको इंसाफ दिलाया। अब देख लेते हैं एक्ट के सैलिएंट फीचर क्या हैं। इट कवर ऑल द सेक्टर वेदर प्राइवेट, पब्लिक एंड कोऑपरेटिव। सभी तरीके के प्राइवेट, पब्लिक बिजनेस हैं और कोऑपरेटिव बिजनेस है, सभी ये एक्ट कवर करता है। द प्रोविजन ऑफ द एक्ट आर कंपनसेटरी एज वेल एज प्रिवेंटिव एंड पनिटिव इन नेचर। कंपनसेटरी मतलब कि कंज्यूमर को लॉस हुआ है तो जिसकी पार्टी के थ्रू लॉस हुआ है वो उसको कंपनसेशन देगा। उसके प्रिवेंशन मेथड क्या हो सकते हैं, एंड पनिटिव मतलब कि आपको पनिशमेंट भी दी जाएगी अगर आपका आरोप हो जाता है, साबित हो जाता है तो। एक्ट अप्लाई टू ऑल गुड एंड सर्विसेज अनलेस स्पेसिफिकली एग्जेम्प्टेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। सभी ऑर्गेनाइजेशन पे और सभी प्रोडक्ट पे ये एक्ट एप्लीकेबल रहेगा, जिनको अगर सेंट्रल गवर्नमेंट ने एग्जेम्प्ट किया है उनके अलावा। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है रूरल मार्केटिंग। रूरल मार्केटिंग को समझने के पहले सबसे पहले हमें समझना पड़ेगा कि रूरल कंज्यूमर क्या होता है। तो रूरल कंज्यूमर हमारे वो कंज्यूमर रहते हैं जो ज़्यादा एजुकेटेड नहीं रहते हैं, जिनको ज़्यादा नॉलेज भी नहीं रहता है प्रोडक्ट के बारे में।
और जो प्राइस सेंसिटिव रहते हैं, मतलब कि कम प्राइस पे ज़्यादा से ज़्यादा अपने प्रोडक्ट के थ्रू सेटिस्फेक्शन चाहते हैं। बहुत ही लिमिटेड प्रोडक्ट इनका एक्सपोजर रहता है जो कि इनको दूसरे कंज्यूमर द्वारा सजेस्ट किए जाते हैं। और इन सब का बेसिक रीज़न, मेन रीज़न यही रहता है कि ये जो जिस एरिया में रहते हैं या फिर जिस जोग्राफिकल एरिया में है ये स्कैटर्ड, ये बहुत ही मतलब कि रिमोटेस्ट एरिया में सिचुएटेड है। इसी की वजह से प्रोडक्ट के इनका एक्सपोजर बहुत ही कम रहता है। तो ऐसे स्पेसिफिक कंज्यूमर को आइडेंटिफाई करके उनको टारगेट करना ही रूरल मार्केटिंग के अंडर आता है। रूरल मार्केटिंग में जो हमारे रूरल कंज्यूमर हैं उनके बेसिस और प्रेफरेंसेस को हमें आइडेंटिफाई करना रहता है, ताकि हम उनकी नीड के, उनके इंटरेस्ट के हिसाब से हमारा प्रोडक्ट डिज़ाइन कर सकें, उस प्राइस पे हम उनको प्रोवाइड कर सकें जिस पे वो अफोर्ड करना पसंद करेंगे। एंड देन फैक्टर टू कीप इन माइंड वाइल डिज़ाइनिंग प्रोडक्ट फॉर रूरल कस्टमर्स। इसमें सबसे फर्स्ट है हमारा चीप इन वैल्यू। जो आपका प्रोडक्ट है वो चीप होना चाहिए, जो आपका कंज्यूमर अफोर्ड कर सके। नेक्स्ट ड्यूरेबल। ड्यूरेबल का मीनिंग है आपका प्रोडक्ट पेरिशेबल नहीं होना चाहिए, इसकी शेल्फ लाइफ ज़्यादा होना चाहिए। नेक्स्ट ईजी टू हैंडल। जो आपका कंज्यूमर है उसके लिए ईजी होना चाहिए आपके प्रोडक्ट को यूज़ करना। ऑपरेटेड मैन्युअली। कोई किसी टेक्निकल असिस्टेंट की या फिर दूसरे चीज़ के सपोर्ट की ज़रूरत ना हो प्रोडक्ट को ऑपरेट करने के लिए। कॉमनली यूज्ड बाय ऑल मेंबर ऑफ द फैमिली। जो फैमिली के मेंबर्स हैं जिन्होंने प्रोडक्ट परचेज करा है, वो सभी जो मेंबर्स हैं उनके इजी यूज़ में होना चाहिए, आपका प्रोडक्ट फ्रेंडली होना चाहिए उनसे। इन शॉर्ट रूरल कंज्यूमर आर मोर वैल्यू कॉन्शियस। मतलब कि उन्होंने जो अमाउंट स्पेंड करा है, अगर उनको वो अमाउंट की वैल्यू नहीं मिलती है तो वो अगली बार नहीं चाहेंगे कि वो पर्टिकुलर प्रोडक्ट को परचेज़ करें। तो अगर हमें उनकी लॉयल्टी बिल्डअप करनी है अपने प्रोडक्ट के थ्रू, तो हमें उनको अच्छे प्राइस में, एक डिसेंट प्राइस में हमें अच्छे से अच्छा प्रोडक्ट ऑफ बना के उनको देना है, जिनसे उनकी कस्टमर लॉयल्टी बिल्डअप हो सके और वो हमारे प्रोडक्ट के को परचेज़ करने के लिए फ्यूचर में भी डिसीजन ले सकें। तो इसी के साथ हमारा 5 यूनिट का जो रिवीजन था वो ख़त्म हो चुका है। देन थैंक